अच्छा फाखरा, आई वाज लुकिंग एट दीज पेपर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके क्वेश्चंस रिगार्डिंग CSS 2025 के जो पेपर्स थे उसके बारे में आते रहते हैं एंड देयर बड़ा एक मिक्स्ड बैग ऑफ रिव्यूज़ मिलता है, पेपर्स अच्छे थे, पेपर्स बुरे थे, एक ना बड़ा ही एंड देन इट कम विद द होल शबांग एज वेल कि जो हमारे स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं उनका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, एवरेज स्टूडेंट का अपना पर्सपेक्टिव होता है। सो द इस पूरी इसका मकसद ये था कि जस्ट टू हैव एन ओपिनियन एंड लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये किस किस्म के पेपर्स आए थे। सो व्हाट आर योर इनिशियल इंप्रेशन, अगर मैं पूछता हूँ कि लाइक यू बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो क्या नजर आया तुम्हें इसके अंदर? And so, very honestly speaking, I think it's kind of overhyped कि इस दफ़ा के papers were very unorthodox. I think this is something जो हम हर साल सुनते हैं. Every year जब CSS के papers आते हैं तो एक there's always that group of people जिन्होंने attempt नहीं देनी होती. वो papers देखते हैं and वो जहाँ पे भी कोई भी paper देखेंगे तो वो कहेंगे ये तो बहुत आसान था. And then there's that one category जो actually papers दे रही होती है. वो निकलते हैं एंड they're always worried कि अच्छा पेपर मुश्किल थे. लेकिन आई थिंक हर साल की तरह इस दफ़ा भी पेपर्स में there were 1 or 2 papers जिसमें it got the candidates worried, लेकिन इसके अलावा बाकी पेपर्स तो were very doable. कैटेगोरिकली so you would say कि वो जो एक कंसेंसस है कि इस दफ़ा पेपर मुश्किल आए थे, that's not true. Yeah, I believe कि the papers were doable for candidates. चीज़ें पूछने का तरीका हर साल अगर evolve नहीं होगा तो I don't think फिर it would qualify as being called the toughest exam of the country. So this process of evolution of the question के इवॉल्व हो रहे हैं फ्रॉम स्टैग्नेटेड स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्टिव लेवल क्वेश्चन कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ज़रा मोर इन योर ओपिनियन और डू यू एग्री, एनालाइज, तो ये एक जो शिफ्ट आ रहा है हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, अब तो हो गया बल्कि बहुत ज़्यादा हो रहा है. इज इट अ गुड थिंग? डू यू थिंक पाकिस्तान के एजुकेशनल स्पेक्ट्रम को देखते हुए इट्स अ गुड मूवमेंट? I think this is exactly what Pakistan needs because if we take a look at the papers every year, so there's this particular trend. अब जैसे there's always this hype about the essay. आप पास पेपर्स देखें जो बहुत पुराने पेपर्स हैं उनके अंदर यू सी जस्ट वन वेरी सिंपल टॉपिक, 2 लफ्ज़ लिख दिए हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और उसके ऊपर पूरा एक आपको दे एक्सपेक्ट कि यू राइट अ 25-minute वर्ड ऐसे ऑन दैट. तो कैंडिडेट को पता होता था कि जितना भी कंटेंट मेरे पास है मैंने रटा रटाया उसके अंदर लिखना है, आई वांट टू पास द एग्जाम. इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी वी ऑल नो कि हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बिन समथिंग विच हैज़ बिन एन एस्केप फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि रटा लगाया, याद किया, उसमें से 2-3 सवाल आया, आधा पेपर तो उसी में से हो गया. लेकिन अब अगर हम इस ईयर के पेपर्स देखें, यहाँ भी हम 17 ऑनवर्ड्स 15 ऑनवर्ड्स पेपर्स सारे देखें, तो इन सब ईयर्स के अंदर जितने भी पेपर्स आ रहे हैं उसके अंदर आई फील के द लेवल ऑफ एनालिसिस इज समथिंग दैट द एग्जामिनर रियली वांट्स द स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन. एंड आई थिंक वो आइडिया कि एनालिटिकल डज नॉट नेसेसरली मीन कॉम्प्लिकेटेड, वो उसको भी ज़रा डिस्पेल करने की ज़रूरत है. बिल्कुल. सो लेट्स गेट डाउन टू इट और इसके बारे में, सिंस यू आर द मेंटर ऑफ इंग्लिश एसे, तो आई वुड टेक योर ओपिनियन ऑन दैट कि इस दफ़ा इंग्लिश एसे का जो पेपर है, आई विल गिव यू माय पॉइंट ऑन दैट, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए थे कि बहुत एनालिटिकल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, कनेक्शन कोहेरेंस मेंटेन करना मुश्किल है. वाज दैट सो और वाज इट जस्ट अनदर ट्रिक फ्रॉम द बैग? अच्छा, वैसे ऐसे इफ आई वर टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई फील कि जो एसे का पेपर था ना, it was a very very generalized paper. It was not a paper जो एक CSS कैंडिडेट ना कर पाए. अच्छा. बिकॉज पूछने का तरीका ऑब्वियसली एग्जामिनर का हर दफ़ा डिफरेंट ही होगा. अब एंड आई फील कि इस दफ़ा का जो ऐसे का पेपर था, इट वाज ऑल अबाउट वट एवर वॉज गोइंग ऑन थ्रू आउट द होल ईयर. सो द मोर अपडेटेड यू वर, आई थिंक द लेस इशू यू वुड हैव हैड व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर. अब जैसे इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कि brains like hearts go where they're appreciated. ठीक है, अब this is a topic, brain drain is something that we have been experiencing. It's something that's been in the news, people have been talking about it. So I think it's now more about your general awareness of what's going on around you. वो जो एक aspect है ना कि a lot of people telling students कि जी आप एक किताब पढ़ लें, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आप कोई नोट्स कंसल्ट करने हैं, बस आपने वो 10-12 सफ़े पढ़े एंड यू गुड टू गो फॉर द एग्जाम. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट दे रियली वांट टू डिस्पेल. So I think they are trying to gauge, because it's essentially a matter of test. They want to test you. So they're testing your English skills more than your knowledge skills. Would you agree with that? I think saying that would be wrong. There are a lot of people who are not really good with English language and yet they pass the essay with practice. And then there are a lot of people who write very well and they fail the essay. So if it were an exam of only language expertise, तो आई थिंक फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को का ऐसे पास होता है जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी लिखनी आती है. बट पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड्स एवरी ईयर are passing the essay, which means that it's not just the language.
आपको ऐसे के पेपर के लिए आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कॉम्प्रीहेंशन होती है एंड चूजिंग द राइट टॉपिक, बिकॉज नो मैटर आपका कंटेंट जितना अच्छा हो, आपके पास जितना मर्जी डेटा हो, इफ़ यू चूज द रॉन्ग टॉपिक फॉर योर सेल्फ, तो राइट देन एंड देयर you're basically setting yourself out for failure. You cannot pass that essay. अच्छा, since I got you on the spot, और मैं एक क्वेश्चन ये वर्षा से पूछना चाहता हूँ कि what do you think is the reason जिसकी वजह से maximum amount of students they face failure? Like one, एक मुझे I know there are a lot of them, but what do you think कि कोई एक ऐसी रीज़न है इसकी वजह से majority लोग उस pitfall में गिर जाते हैं जाके? मुझे लगता है कि इसकी जो एक मेजर रीज़न है ना, दैट इज़ अ लैक ऑफ time management and a lack of practice on students' part. अच्छा. The hype around CSS with regards to just study, I think that's too much. Because CSS is supposed to be around 60% of study, but then 40% of practice. अगर सिर्फ you're only studying day and night and you're not putting it down on paper, और पेपर वाले दिन आप जाके वहाँ पे बैठते हैं, आपने एक दफ़ा पहले लिखा हुआ है और वहाँ पे क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट है, तो the stress is very different. मतलब we all know कि एग्जाम वाले दिन जो पेपर सामने आता है, let's suppose ऐसे का पेपर आया है, तो पहले 5 मिनट के लिए तो यू जस्ट गो ब्लैंक, आपको समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्ट्स डॉनिंग ऑन यू, टेररिज्म और टूरिज्म वाला मसला जो आ जाता एग्जैक्टली, है, समझ ही नहीं आता. या तो आई थिंक कुछ ऐसे इस दफ़ा के प्रेसी के पेपर के आई गेस जब आए होंगे, ऑब्जेक्टिव्स आए होंगे, तो दैट्स व्हाट मस्ट हैव हैपेंड. आई वांट टू टॉक अबाउट द प्रेसी थिंग कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके दे वर लाइक आई कुडंट अंडरस्टैंड देम, टू बी फेयरली ऑनेस्ट विद यू. आई डोंट नो तुम्हें कितने समझ आते थे, बट मुझे नहीं आता था उसमें से कोई भी, एक आध शायद आता हूँ. सो टू हैव सच काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट आर यू गाइस चेकिंग? आप चेक क्या करना चाह रहे हो उससे? रट्टा कितना अच्छा लगाया हुआ है? अच्छा, अब इसमें मैं अगर वैसे बताऊँ तो मुझे लगता है कि the language that they've given here, the vocabulary that they've given. देखिए, it's not humanly possible to memorize the dictionary. आपको you can never know all the words, and it's not just about knowing the dictionary. It's more about jargon as well. वो कुछ भी दे सकते हैं. It just has to be an English word. लेकिन I feel कि people who do read, उनको बस एक edge ये वाला ज़रूर मिलता है कि I think they have a better chance of getting their guesses right in the paper. लेकिन ये वाला जो paper है, I understand the students' sentiments. There were so many people, you know, who were of the opinion कि बाकी के पेपर पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, because Pressy is just not doing it for us this time. So आप लोगों के लिए भी ये है कि सबको सब कुछ नहीं आ सकता, especially with respect to Pressy. And if we talk about the Pressy itself, like it bamboozled people away, और बहुत मुश्किल Pressy, और एक तो बहुत लंबी Pressy है, वो टाइम वाला फैक्टर, वो सारी चीज़ें आ गई. तो डू यू रियली थिंक कि उसके लेंथ से कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, या इट्स फाइन लंबी हो छोटी हो, यू हैव टू जस्ट डू योर जॉब उसके बारे में जो भी कर रही है? अच्छा, मुझे लगता है कि दिस हैज़ मोर टू डू विथ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेसी एग्ज़ाम. बहुत लंबा पैसेज होना, बहुत छोटा, आई फील बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हु हैव मोर ऑफ एन इशू जब पैसेज बहुत छोटा और उसकी प्रेसी करनी होना है. वो खुद ही प्रेसी हुई है. एग्जैक्टली, क्योंकि वो प्रेसी करना है समथिंग दैट पीपल आर नॉट रियली गुड एट. बट अगर हम पास पेपर्स को देखें ना, तो आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स के the best practice for Pressy is going through the past papers. क्योंकि past papers के अंदर examiner ने over the years हर तरह का passage दिया है. They've given you very complicated passages. They've given you passages based on all examples. There have been passages in the first person. There have been passages on philosophy, on all different themes. अगर किसी ने वो practice किया है तो उसके लिए तो this should not be an issue. देखिए, एग्जाम एलिमेंट तो विल ऑलवेज बी देयर. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कैंडिडेट्स आएँ एंड दे एक्सपेक्ट कि जी हर चीज़ वही हो जो हमने पहले से की है. सो एक सरप्राइज तो देना ही होता है. और बाकी जो प्रेसी पेपर था, आई थिंक वो तो बाय द बुक है, तमाम चीज़ें हैं, रेपिटेशन में, ट्रांसलेशन है. इट्स द थिंग्स दैट यू हैव, दे हैव टू सी कि आपकी कमांड ओवर द लैंग्वेज जो है वो कैसे है. नो सरप्राइजेस है. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स, तो पाकिस्तान अफेयर में फाइनली अब वो पहली दफ़ा आएगा कि प्री इंडिपेंडेंस में से कोई टॉपिक नहीं आया हमारे पास, और सारी चीज़ें पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले पोर्टफोलियो से आई हैं. वो एक बहुत बड़ा जो लोगों के जहन पे हवा होता है कि प्री इंडिपेंडेंस याद करना बहुत बड़ा मसला है. कैन यू से टू द पब्लिक कि प्री इंडिपेंडेंस तैयार करना छोड़ दें? No. And I feel that would be very unfair of me to say that to the students. You can never predict the examiner. As long as something is a part of the syllabus, you do need to go through it. ये examiner की मर्जी है. Let's suppose इस साल ऐसा पेपर आया है, next year examiner उसको थोड़ा बहुत change कर देता है. So, what do we say to the students? So, I would not say that as long as something is in the syllabus. But yes, I think students should be mindful that spending too much time on history and compromising on the current dynamics, I think that is wrong. Because बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान मूवमेंट की इतनी ज़्यादा निटी ग्रिटीज़ में चले जाते हैं कि वे
they're somehow compromising on this part. So analysis वाला जो element है ना, that has to be stronger. You have to know what's going on in the country contemporarily. नहीं, अगर if we I'm taking a look at the paper और Indus Water Treaty पाकिस्तान की early history ताल्लुक है, separation of East Pakistan, it was a very long awaited question. I think last time 2014 में आया तो उसके बाद अब आया जा, so that was very long. CPEC के ऊपर आया, demographics of Pakistan. So instead of focusing on merely events, I think the examiner is more interested in what's your take on the event. Yeah, our take, and secondly अभी आपने history की बात की ना, तो I'd really like to add here कि हम पिछले 2-3 साल के अगर पेपर्स देखें पाकिस्तान अफेयर्स के, तो आई थिंक देव समहाउ ईज द स्टूडेंट्स इनटू a different line of questioning, which is now more about Pakistan's political and democratic evolution. जी, वो स्टेट भी चाहती है ना कि आप इसी किस्म की बात बिल्कुल, करें, कि आप समझें कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था. Yeah, so I think वो जो एक एस्पेक्ट है ना, और वो एक ऐसा पार्ट है कि जब बच्चे कंपेयर करते हैं ना पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन को विद प्री इंडिपेंडेंस, तो उनको प्री इंडिपेंडेंस एक्चुअली आसान लगती है, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन हैज अ लॉट टू इट, उसको आपको रिलेट करना पड़ता है. लेकिन अब हर साल वी सी कि देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन जिसके बगैर आपका पेपर अटेम्प्ट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन एज वेल, क्योंकि ये वही डोमेन होती है जो अक्सर औकात स्टूडेंट मिस भी कर जाते हैं. एंड लास्ट ईयर भी आई थिंक 5 क्वेश्चन थे इनडायरेक्टली रिलेटेड थे, इस साल भी 3 क्वेश्चन डायरेक्टली हैं, एक इनडायरेक्टली रिलेटेड है. तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर पाकिस्तान अफेयर नहीं कंप्लीट होगा. यू हैव टू गो थ्रू दैट, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स की नेचर इज सच कि अगर वो पूछ रहे हैं आपको इश्यूज अबाउट एथनिसिटी इन पाकिस्तान, और इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, या फिर दे आर आस्किंग अबाउट सीपेक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द रूट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज इश्यूज और वेयर दे स्टेम फ्रॉम. अगर आपको वो कंटेंट नहीं पता, आपको एवोल्यूशन ही नहीं पता किसी भी पर्टिकुलर इशू की, हाउ आर यू गोइंग टू गिव अ गुड आंसर टू द एग्जाम? परफेक्ट. अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर में जो मेरा सबसे बड़ा इशू है ना, पहले मैं वो डिस्कस करूँगा, स्टूडेंट्स की बात हम बाद में करते हैं. माई प्रॉब्लम इज दैट कि दिस इज नॉट अ पेपर ऑफ करंट अफेयर्स, दिस इज अनदर पेपर ऑफ पाकिस्तान. आई सो अग्री विथ यू. मतलब पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में भी काफी इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉरेन पॉलिसी नहीं थी. एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इस दफा नो क्वेश्चन ऑफ फॉरेन पॉलिसी. It's like, and then you look at current affairs and you're literally searching for something कि okay, where is the international arena कि ट्रम्प आ रहा है, और हमारी प्रेडिक्शन भी बहुत सारी थी, क्वेश्चन थी, सीरियन क्राइसिस था, यूक्रेन था, और सारा कुछ छोड़ के लाइक उसका फोकस प्योरली पाकिस्तान की तरफ हो गया. एंड देन स्टूडेंट्स गेट अनदर डिलेमा कि सर अगर करंट अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान अफेयर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, वो एक अलग डिबेट बन जाती है. सो दैट्स अ प्रॉब्लम जो कि फेस करनी पड़ी. बट अगेन इट्स नॉट नथिंग न्यू, क्योंकि ये पहले भी हुआ, 2022 के अंदर भी 4 क्वेश्चन इस तरह से रिपीट हुए थे. सो और मैं अपने आप को अगर जस्टिफाई करने की बात करूँ तो मैं ऐसे करता हूँ कि पाकिस्तान इज स्टिल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो पाकिस्तान अगर वर्ल्ड का पार्ट है तो एनीथिंग दैट हैपेंस इन पाकिस्तान इज आल्सो पार्ट ऑफ द करंट अफेयर. तो ज़बरदस्ती हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं उसको. अच्छा, जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, इट्स मोर और लेस द सेम वुड यू से, या फिर वो जो एक आइडिया आ रहा है कि नहीं सर जो इस दफ़ा जनरल साइंस का पेपर है वो ज़्यादा टेक्निकल कर दिया है, पहले की निस्बत पहले नहीं होता था. अच्छा, वैसे अगर हम इस दफ़ा देखें, एक पूरा चंक इन्वायरमेंटल साइंसेज में से आया हुआ है. ऑल्दो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में देखें तो हमेशा हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मिक्स एंड मैच किया होता है डिफरेंट पोर्शंस को. तो वो स्टूडेंट को ना वो क्वेश्चन एज सच नहीं मिल रहा होता जहाँ पे वो एक ही पोर्शन में से चारों सवाल उसके आराम से हो जाए. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. या, और इस दफ़ा दे हैव गिवन दैट क्वेश्चन. तो आई डोंट थिंक कि द पेपर कि 4 अगर पॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो बट दे आर रिलेटेड टू द सेम जनरल एवेन्यू. Yes, and it's easier for them to attempt that whole part. And I think general science and ability का paper is always going to come down to time management. आपको पता है बच्चे जो पहले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ability weak होती है, वो वहाँ से start करते हैं, they spend too much time there, science आती भी है फिर भी रह जाता है, उसकी वजह से भी score compromise होता है. So I think it has a lot to do with time management. नहीं, ability तो I don't think so कि उसका इतना बड़ा मसला था. It was the same as that. वो एक जनरल पाकिस्तान का STEM का मसला है कि हमें मैथमेटिक्स समझ नहीं आती है. बट एज अ होल आई वुड से जो एबिलिटी पेपर था वो इट वाज नॉट नो सरप्राइज. जहाँ पे रियली सरप्राइज मिला है दैट वाज इस्लामियात. Oh yes. और इस्लामियात के अंदर तो द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ द पेपर इट वाज सो क्रिटिकली इंट्रिकेट, जो कि शायद पहले इस्लामियात में हमने नहीं देखा. एंड इन माई लाइफ टाइम पिछले 8-10 साल पेपर देख रहा हूँ, इस तरह के नहीं आते कि द होल फोकस इज शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग डिस्क्रिप्टिव टू बीइंग एनालिटिकल. सो ये इस्लामियत वालों के लिए तो बड़ा मसला नहीं बन गया जब बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास. पता है, हम बात कर रहे थे पहले अबाउट रेफरेंसेस कि जब ये पेपर आया तो मसला ये भी आया ना कि वो स्टूडेंट्स की
एक पर्टिकुलर साइकी होती है कि हमने रेफरेंसेस याद किए हुए हैं, ज़कात के रेफरेंसेस हैं, हमने अलग से बिलीव्स और वर्शिप्स के रेफरेंसेस याद किए हुए हैं, वो एक कीवर्ड देखते हैं पेपर में एंड इट्स देयर क्यू के जितने रेफरेंसेस याद किए हैं वो सारे बस आप बीच में ऐड कर दें, रिगार्डलेस कि आप बाकी कंटेंट क्या दे रहे हैं, उनको लगता है कि दैट्स द इजी वे आउट। इस दफ़ा वाला जो पेपर था, अच्छा अब द थिंग इज कि इसके अंदर देयर वाज नो टॉपिक जो पहले नहीं पूछा हुआ। अच्छा, It's the same topics they've asked, but in a different way. They have phrased them differently, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा खुद पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करना पड़े कि क्वेश्चन एक्चुअली है किस चीज़ के बारे में। एंड आई गेस यू वुड एग्री एज वेल कि द पेपर इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी। मतलब आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर पूछा हुआ है तो यू रियली नीड टू नो अबाउट ज़कात, यू नीड टू नो अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। आपको कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स उसके साथ जब तक नहीं देंगे तो यू कांट रियली जस्टिफाई इट। सो इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ you only give certain references और उसके अलावा आप analysis नहीं दें तो फिर तो you won't score well in the so you want to say कि out of the ordinary paper था? out of the ordinary phrasing ज़रूर थी पेपर की, because I think if I were to say कि जी बहुत simple था, हमेशा ऐसा आता है तो that would be wrong. And people who do think that, I don't think that's the case. It was right of students उनको जो थोड़ी देर लगी to adjust to the paper and then realize कि अच्छा नहीं 3-4 दफ़ा सवाल। But it is so new because जो students हैं वो तो बिल्कुल prepared नहीं थे ना, इसको पता था कि हमारे पास वही इबादात में से, बिलीफ में से आएंगे, लेटेस्ट में से आएंगे, वो एकदम से जब उनको कॉम्प्रहेंडिंग करनी पड़ी, बट वाज अ प्रॉब्लम फॉर देम। डोंट यू थिंक एफपीएससी को थोड़ा सा इस बारे में ज़रा लिवरेज देनी चाहिए स्टूडेंट्स को? अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि दिस डज हैपन। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स एग्जाम में टेस्ट नहीं होंगी तो कब होंगी? अब अगर हर चीज़ इतनी प्रेडिक्टेबल हो जाएगी तो फिर वेयर इज दैट एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द एग्जाम? इट इज़ अ कम्पिटिटिव एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे। True. So it's not that it was difficult, it was more of a thing to attempt to make it more contemporary, but basics attached थी हमारे पास सारी। बिल्कुल। Okay, that was a candid heart to heart about the whole CSS examination, और I thought I wanted to take your opinion on that because एक बहुत जनरल क्लस्टर बना हुआ है ओपिनियंस का कि कैसे हैं कैसे नहीं है, एंड दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 26 के ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा आ गया है कि हमने एक एक सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, एंड देन टू टॉप इट ऑल जो रिफॉर्म वाली पूरी डिबेट आ गई उसने एक नई कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। तो आई थिंक इट वाज नेसेसरी कि हम कुछ लोगों से जानें कि वाकई एग्जैक्टली हुआ क्या, एंड इट्स नॉट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक कोई ऐसी चीज़ है, राइट? आई थिंक इट वुडंट बी CSS अगर हर साल उसमें कोई 2-3 सरप्राइजिंग फैक्टर्स ना हो, एंड आई फील कि हर साल there is always something to talk about. There is always this 1 or 2 paper जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, चाहे वो compulsories हों चाहे वो options हों, जहाँ पे people are taken aback. So thank you very much Fakhra for coming, and to all the students who are listening, I hope you got the message here कि CSS के examinations are not tough. They are designed in a certain way to test the mental capabilities जो आप लोग acquire करते हैं, और अगर उसमें क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से फ्रेज कर भी दिया जाता है तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।